भारत के लिए बीजेपी की संकल्प यात्रा। पीएम बोले, मोदी की गारंटी से गांव गांव तक बदलाव, लाभार्थियों से की सीधी बात। राजस्थान में कल दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक। रायपुर में भी रविवार को ही मंथन। भोपाल में 11 दिसंबर को पर्यवेक्षक टटोलेंगे विधायक का मन। तेलंगाना में प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी के विरोध में बीजेपी का बॉयकॉट। टी राजा बोले, जब तक जिंदा हूं उनके सामने नहीं लूंगा शपथ। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से 4 दिन में 220 करोड़ से अधिक कैश बरामद। बीजेपी बोली, जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार। आईएसआईएस की साजिश के विरोध एनआईए की बड़ी छापेमारी, 15 गिरफ्तार। महाराष्ट्र में 41 ठिकाने पर छापे, थाने में सबसे अधिक एक्शन। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। अलवर में भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। नगली सर्किल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धीरज साहू का पुतला दहन किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। धीरज साहू के पास से 300 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन आयकर विभाग की छापेमारी अभी भी जारी है। अशोक गुप्ता ने कहा, अभी धीरज साहू के ठिकाने से काफी कुछ मिलेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साहू जी, जिनके ईडी के छापे के बाद में 220 करोड़ रुपए नकद मिले हैं और इससे और अधिक मिलने की संभावना है। मशीनें खराब हो गई। देखिए इन भ्रष्टाचारियों का काम। कांग्रेस कहती है कि साहब हम देश पे राज करना चाहते हैं। देश पे राज आप करेंगे कैसे? आप तो भ्रष्टाचारी हो, आप रिश्वतखोरी में नंबर 1 हो। आपकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी अगर गारंटी है तो यही गारंटी है, जबकि मोदी जी की गारंटी है कि देश में भ्रष्टाचार को हम जड़ मूल से ख़त्म करेंगे। और इनके जिन जिन ठिकानों पर भी हमें इन के ठिकानों पर जो छापे पड़े हैं उन पर काफ़ी राशि मिल रही है। इससे ये अब सिद्ध होता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके पास जो पैसा आया हुआ है वो अपने सांसदों में इन्होंने अपने तरीके से एडजस्ट कर रखा है। प्रतापगढ़ से रतलाम जा रही एक निजी बस नीनोर के पास खाई में चली गई। गनीमत तो यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल बस में तकनीकी कमी के चलते यह घटना घटी है। हालांकि इस हादसे में किसी को चोटें नहीं आई है। यात्रियों ने बताया कि गनीमत रही कि बस 100 मीटर की दूरी के पहले ही खाई में उतर गई। अगर 100 मीटर के आगे बस उतरती तो बस पुलिया में गिर जाती, जिससे बड़ा हादसा हो जाता। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से बस को बाहर निकाला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जूना खेड़ापति मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाया है और बजरंगबली के दर्शन किए। साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की है। उनके साथ जूना खेड़ापति मंदिर के अध्यक्ष कमलेश पुरोहित और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के पास से आयकर विभाग ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया है, जिसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने डूंगरपुर में धीरज साहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद का पुतला फूंका है। भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रभु पांड्या ने बताया है कि कांग्रेस ने पिछले 65 साल में भ्रष्टाचार कर बड़ी मात्रा में धन एकत्रित किया और इसी काले धन का वो चुनाव में उपयोग करते हैं। वहीं डूंगरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बंशीलाल खटारा ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही भ्रष्टाचार करना है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास से 300 करोड़ मिलने के मामले में बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए धीरज साहू का पुतला फूंका है। इस दौरान धीरज साहू मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पता चले पिछले 3 दिनों से झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आयकर विभाग के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें 300 से अधिक नकदी बरामद हो चुकी है। खबर रावतसर के पल्लू के पास के बरमसर की है, जहां पर केले से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जहां अन्य शख्स गंभीर तौर पर घायल हो गया है। जिसके बाद घायल को रावतसर के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आज सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि ब्रह्मसर से रावसर की तरफ कोई एक्सीडेंट हुआ है ट्रकों का। मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो देखा कि एक ट्रक जिसका टायर फटने से वो सड़क के साइड में न होकर के सड़क के बीच में खड़ा था और पीछे से कोई एक ट्रक और आ रहा था
जिसका उस खड़े ट्रक में लगने से एक्सीडेंट हो गया। और जिस ट्रक का पीछे से जो लगा था उसमें एक खलासी आकाशदीप जो कलानौर गुरदासपुर का रहने वाला है, उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। और जो चालक है उस ट्रक का गुरप्रीत सिंह, वो भी कलानौर का है, वो घायल हो गया था। झालावाड़ के दांगेपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अलवर के रामगढ़ कस्बे में सफाई कर्मचारी के सफाई न करने पर जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़े से अब गंदी बदबू आने लगी है और इतना ही नहीं, गंदगी की वजह से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। रामगढ़ अस्पताल में बढ़ते मरीजों की वजह से आक्रोशित लोगों ने नगर पालिका ईओ महिमा डांगे के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। सीनियर अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि नगर पालिका के ईओ ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कस्बे में 2 महीने में गंदगी का ढेर लगा दिया है और अभी तक सफाई नहीं हुई। लोगों ने 2 दिन के अंतराल में कूड़े के ढेर नहीं उठे तो बाजार बंद कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पिछले नगर पालिका में 2.5 से 3 महीने से सफाई का कार्य जो रुका हुआ है, इस वजह से कई बार मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन साहब ने और मैंने भी आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया। सफाई का कार्य रुका हुआ है, एसडीएम साहब को भी कराया, डीएलपी भी मैसेज भेजे हुए हैं और वहाँ लेटर भी भेजे हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कचरा इतना ज़बरदस्त फैला हुआ है, रामगढ़ पूरे कस्बे में नरक बना गया है। अधिकारी जो है वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है, आती है और ऊपर बैठ के वहाँ से चली जाती है कोई काम के लिए। नगर पालिका क्षेत्र रामगढ़ में, खासकर कस्बे रामगढ़ में लंबे समय से गंदगी का जो इस प्रकार से आलम बन गया, ढेर बन गया, और उसमें भी तहसील परिसर के सामने, उपखंड कार्यालय के सामने, मुंसिफ न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय, थाना परिसर, नगर पालिका और विद्यालय के सामने कचरे का जो ढेर बन गया, आम नागरिक इससे परेशान है। प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि सांस लेना दूभर हो गया। लंबे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज डिडवाना न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस मौके पर 2 बेंच बनाई गई, जिनमें 141 केसों का राजीनामा के जरिए निस्तारण किया गया। इस मौके पर सुनवाई के लिए 2 जुडिशियल बेंच बनाई गई है। इसके तहत अगर अब बताया चले, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा प्रथम बेंच के अध्यक्ष थे, जबकि द्वितीय बेंच के अध्यक्ष वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम मीना थी। दोनों बेंच द्वारा लंबित प्रकरणों का राजीनामा के जरिए सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। राजस्व से संबंधित 22,335 मामलों का भी निपटारा किया गया। झुंझुनू जिले के पिलानी के पाथड़िया गांव में हाईवे 709 बाईपास के निर्माण कार्य आज दूसरे दिन भी बाधित रहा। हाईवे के डिजाइन को दोषपूर्ण बताते हुए बाईपास निर्माण क्षेत्र के गांव के लोग लगातार दूसरे दिन भी धरने पर डटे हुए हैं। पिलानी विधायक सांसद नरेंद्र खीचड़ धरना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। सांसद ने ग्रामीणों को लिखित जानकारी मांगी और अंडरपास बनवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने एनएचआई के चोरू एक्सएन राजेंद्र सैनी से बात कर ग्रामीणों की समस्या की जानकारी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उचित समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। उधर अलवर के खेड़ली कटुमर क्षेत्र में अब की बार सरसों की बम्पर पैदावार होने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें, अलवर और भरतपुर जिले में सरसों की फसल ज्यादा मात्रा में बोई जाती है। सरसों की फसल बुआई में कम लागत आती है और इस बार समय समय पर बारिश होने से किसानों को सिंचाई भी नहीं करनी पड़ी। किसानों की माने तो यहाँ प्रति बीघा 15 से 18 मन सरसों की पैदावार हो जाएगी। बताया जा रहा है नई सरसों की आवक फरवरी माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। वहीं सरसों तेल की कीमत भी स्थिर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के डी क्षेत्र के मालीपुरा गांव में चोरी की वारदात के बाद पीड़ित लगातार पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। पीड़ित का कहना है कि अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। गौरतलब है, पीड़ित मान सिंह के यहां जुलाई महीने में चोरी हुई थी, जिसके बाद से ही पीड़ित मदद के लिए आला अधिकारियों तक की चौखट पर भटक रहा है। मामला का चोरी हुई 15 जुलाई की जी सुबह रिपोर्ट करवा गए हो। मैंने रिपोर्ट ही ना ली। 4-5 दिन डोरे हो, सीओ साहब मिले हो, 20 तारीख को रिपोर्ट ली ना ली। कही थे चोरी नहीं भाई। अच्छा।
फिर मात गया कि फिर तफ्तीश भाग दे दे चौकड़ सिंह को। मैंने को खूब जांच करी, कोई सूरा का नाम बता मुझको। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां मिले 300 करोड़ रुपए को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और धीरज साहू का पुतला भी फूका। प्रदर्शन करे कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे कांग्रेस के चरित्र की पोल खुल गई। वह कहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करेंगे, जबकि इतना रुपया एक व्यक्ति विशेष के पास मिलना अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। झारखंड के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के यहाँ इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी ब्लैक मनी मिली है, जिससे पूरे देश के सामने कांग्रेस का जो चरित्र है, उस चरित्र को आप लोगों ने देखा है कि 300 करोड़ रुपए जो अलमारियों में जो छापामारी लगातार चल रही है उसमें मिलते हैं, और कांग्रेस के आलाकमान इस बात पे चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। पूरा देश इस बात का विरोध करता है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस बात की भर्त्सना करते हैं कि इस तरीके से जो गरीबों का लूटा हुआ धन, इस तरीके से ब्लैक मनी इन्होंने जमा कर रखी है। राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के धीरज साहू, उनके पास इतनी और भ्रष्टाचार में कमाई हुई संपत्ति मिली है कि संभवतः देश में कानूनी रूप से जब्त की गई ये इतनी बड़ी पहली राशि है। एक तरफ कांग्रेस पूरे देश में लूट, भ्रष्टाचार, ब्लैक मेलिंग करके ब्लैक मेलिंग का धन ये इकट्ठा कर रही है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को रोकने की, मोदी जी की गारंटी के लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए वो प्रतिबद्ध है। ये देखो पहला अवसर है कि जितनी मशीनें वहां झुंझुनू के राणासर निवासी कैप्टन फूलचंद झाझड़िया के पौत्र और हवलदार अनिल झाझड़िया के बेटे अमन सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुए हैं। अमन ने शनिवार को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित हुई परेड में भाग लिया, जहां उनके परिवारजनों की ओर से उनकी वर्दी पर स्टार लगाए गए। गौरतलब है, अमन के दादा कैप्टन फूलचंद झाझड़िया, पिता हवलदार अनिल झाझड़िया और चाचा हवलदार सुनील भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सवाईमाधोपुर में रेल क्रमिकों की सजगता, कार्यप्रणाली और आपदा राहत उपकरणों की कार्यशीलता को परखने के लिए काल्पनिक दुर्घटना का हास्य पता चले दृश्य बनकर मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान डीआरएम मनीष तिवारी और अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार जैन मंडल नियंत्रण कक्ष कोटा में उपस्थित रहे। साथ ही मॉक ड्रिल में मंडल के संरक्षक विभाग, यांत्रिक विभाग, कर्षण वितरण विभाग, रेलवे सुरक्षा बल, चिकित्सा विभाग, कार्मिक विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। उधर झुंझुनू में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साल आखिरी और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में झुंझुनू जिले भर के 22,000 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है, जिनका निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। झुंझुनू जिला सेशन जज देवेंद्र दीक्षित और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीक्षा सूद ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया। इनमें 22,000 प्रकरणों को चिन्हित कर उनका निस्तारण किया जा रहा है। इस वर्ष की ये चतुर्थ और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस पहले भी मिला। झुंझुनू न्याय क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस रही। पेंडेंसी के हिसाब से जो अनुपातिक डिस्पोजल रहा है पहले भी बहुत अच्छा रहा है, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं, ये प्रारंभ हुई है, लोग आना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ उपभोक्ता मंच में भी मनोज मिल जी ने मिलकर के हम सब ने कोशिश की है पूरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और जनता को यही समझाने के लिए कोशिश रहती है। इस बार हम लोगों ने कॉलर ट्यून भी शुरू की जनता को। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे झुंझुनू न्याय क्षेत्र में लगभग 22,000 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं तथा 11 बेंचों का गठन किया जाकर सभी प्रकरणों में राजीनामे के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी मगराना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में 22 साल से अलग रह रहे दंपति के बीच समझौता हो गया। कोर्ट में जज के सामने ही दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और एक साथ रहने पर सहमति जताई है। बता दें, घरेलू विवाद के चलते दोनों 22 साल से अलग रह रहे थे। परिवार वालों ने दोनों को एक करने की 1000 कोशिश की। विवाद के चलते साल 2005 में कोर्ट ने दोनों के तलाक का सर्टिफिकेट भी दे दिया था, लेकिन लोक अदालत में उन्होंने एक दूसरे को अपनाकर दोबारा जीवन शुरू किया है।
धौलपुर में व्यावसायिक शिक्षा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उप निदेशक डालचंद गुप्ता ने कई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा लैबों का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा से ब्यूटी एंड वेलनेस एंड होम फर्निशिंग संबंधी फीडबैक लिया है। उन्होंने संबंधित ट्रेड के छात्र छात्राओं से भी इस संबंध में जानकारी ली और उन्होंने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटी एंड वेलनेस से संबंधित प्रायोगिक प्रशिक्षण किया और बालिकाओं के हुनर को सराहते हुए खुशी जाहिर की है। उप निदेशक ने व्यावसायिक शिक्षा संबंधित ट्रेड की बालिकाओं को घर से अभ्यास हेतु गृह कार्य दिए जाने के निर्देश भी दिए। धौलपुर में जिला फुटबॉल एसोसिएशन और खालसा क्लब के तत्वाधान में 10 दिसंबर को शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का उद्घाटन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में लीग का आगाज होगा। उद्घाटन समारोह के अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, एडीएम बालकृष्ण तिवारी, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह शेखावत होंगे। गुरमीत मान ने बताया कि प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं। यह न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे देश का पहला बेबी प्रीमियर लीग हो रहा है। कोच असलम खान ने बताया कि फुटबॉल का ऐतिहासिक आयोजन है जिसमें डे नाइट मैच कराए जाएंगे। खिलाड़ियों में मैच को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, माय नेम असलम खान, फुटबॉल कोच। अब हमारे धौलपुर में भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग का आयोजन होने जा रहा है और आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं सब लोग वहां में इन्वॉल्व हों और शामिल हों। जनसेवक और प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने 25वें जन्मदिवस के अवसर पर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के लिए अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। बता चले, जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने अपने वाहनों के साथ पलानी से झुंझुनू तक विशाल वाहन रैली के रूप में गौरव यात्रा भी निकाली है। इस यात्रा के चिड़ाव, बगड़, झुंझुनू सहित रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। सर थोड़ा सा बताइए, क्या यात्रा निकाल रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो? आज जैसा कि आपको विदित है, हमारा जन्मदिन था। उसके उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ता भाइयों साथियों ने यात्रा निकाली थी पिलानी से लेकर झुंझुनू तक। जैसा कि हमको विदित है, सनातन संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि हमारी 2 माताएं होती है, एक जो हमें जन्म देती है और एक हम जिसका दूध पीते हैं, जिसको आगे तक हमें जीवन में रहती है, जो गौ माता है। और गौ माता के साथ जन्मदिन मनाना, उनकी गौ पूजा करके, ये युवा साथियों के लिए एक संदेश है कि कैसे हमें गौ रक्षा करनी चाहिए। ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से इन दिनों आंखों की समस्या आम हो गई है, जिसकी वजह से आंखों से पानी गिरने जैसी बीमारी आम होने लगी है। इसके अलावा आंखें दुखना, आंखें लाल होना और आंखों में खुजली होने लगती है। इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या मोबाइल विजन सिंड्रोम कहा जा सकता है। एक हद तक आंखों को काफी नुकसान पहुंचाता है। बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल चौहान बताते हैं कि लगातार कंप्यूटर और लगातार मोबाइल के उपयोग से हम हमारी आंखें और पलक झपकाना बंद कर देते हैं, जिससे हमारी आंखों में आई ड्राई सिंड्रोम हो जाता है और एक वक्त बाद ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी पर डॉक्टर अनिल चौहान से खास बातचीत की नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने। आजकल बच्चों में एक बड़ी बीमारी दिख रही है, खास तौर पर आंखों की, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये इस तरह की बीमारी है जिसमें आंख दुखनी तो नहीं आती, लेकिन आंख दुखनी से कम भी नहीं है। आंख में दर्द रहता है, तमाम तरह की आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल चौहान, बात करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। सर क्या कहेंगे, ये किस तरह की बीमारी है? देखिए, ये एक तरह का पेंडेमिक है। पेंडेमिक मतलब वर्ल्ड वाइड एक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रोग है। और वो कारण ये है कि अब हर एक को मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सब चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं। हर व्यक्ति और बच्चे के हाथ में मोबाइल है। उसको ये तो नहीं पता कि इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, लेकिन उसका एक्सेस यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। तो उसकी वजह से आंखों में और शरीर में बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उसी सारे को मिला के अपन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का नाम देते हैं। कंप्यूटर या कंप्यूटर संबंधित गैजेट से जो होने वाले दुष्प्रभाव है, इनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। आजकल आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो इस आधुनिक समय में मोबाइल और ये तमाम तरह के गैजेट्स हैं। हर इंडस्ट्री की बात करें, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात करें, हर जगह पर ये आजकल जरूरी सा नजर आ रहा है। इन सबको देखते हुए कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? बहुत लोगों को इस तरह के कई सवाल। सर प्रथम तो ये है कि हमें कम से कम उपयोग इसका करना चाहिए। जितना अति आवश्यक है उतना ही किया जाए, बिन बात के इसका उपयोग ना किया जाए। सबसे पहला ये, जैसा कि बच्चे लेट के टीवी देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं, तो प्रॉपर पोजीशन में बैठे हैं, क्योंकि पोजीशन से भी गर्दन में, इधर उधर कंधों में, इन सब में दर्द आना शुरू हो जाता है।
दूसरी बात, लंबा समय देखने से इसमें क्या होता है कि आंखें खुली ज़्यादा रहती हैं। जो हमारी नॉर्मल पलकें जो झपकती हैं 1 मिनट में, लगभग 16 से 18 बार झपकती हैं, जो कि जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप या जब अपन देखते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 बार 1 मिनट में झपकती है। तो आँख की वो चीज़ें जुड़ जाएँगी। इस खुश्की के साथ दृष्टि दोष और बढ़ जाता है, तो क्योंकि इसमें मांसपेशियाँ खिंचाव में चली जाती हैं। तो आम लोग जो हैं वो भी इसी कंप्यूटर, इसी मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो उनमें उनको क्या सलाह देंगे? उनको चूंकि रोजी रोटी का जरिया ही होता है। बिल्कुल, उसमें कुछ एक चीज़ें मैंने जैसे बताया, हमें हमारे वातावरण में कुछ बदलाव करना चाहिए और कुछ हमारे अंदर बदलाव करना चाहिए। जो कंप्यूटर और टीवी और जब सब इनके फ्रंट्स हैं वो भी बड़े होने चाहिए, और कंट्रास्ट और कलर जो ब्राइटनेस है वो भी मीडियम या ठीक होनी चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, उससे आंखों पे स्ट्रेन आता है। कुल मिला के ये बात कही जा सकती है, ये बीमारी है जो हटाई जा सकती है, तो स्थायी नहीं है। काफी हद तक इसका समाधान किया जा सकता है। दूसरी बात फिर ये है कि जब हमें काम में ही करना है तो बीच बीच में हम जो हमारे आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, कृत्रिम आंसू ड्रॉप्स आती हैं, वो लुब्रिकेट करती हैं आईज को, तो वो हम बीच बीच में उनका उपयोग कर सकते हैं। उनके उपयोग से इस समस्या का समाधान निराकरण हो जाता है। कंप्यूटर जो कहा जा सकता है, जो विजुअल का जो सिंड्रोम है, तो कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है अगर हमारी जीवनचर्या में सुधार किया जाए। और जहां तक इन गैजेट्स की बात करें तो बच्चों को गैजेट देने से बचा जाए, और तमाम तरह के कंप्यूटर की हम बात करें तो उनसे भी एक तरह से बचा ना जाए, तो फॉन्ट को बड़ा करके देखा जाए, आंखों को 15 से 18 बार झपकाने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से इस तरह के जो सिंड्रोम से बचा जा सकता है। सिंह नवतेज, बीकानेर। बढ़ेंगे आगे। अलवर के राजगढ़ स्थित इंदपुरा गांव में सर्व समाज नव युवक हेल्प टीम के गांव के स्कूली बच्चों की मदद की है। बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, जुराब बांटे गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जैनी प्रधान मीरा बांकीलाल और प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद फौजी रहे। इस मौके पर सर्व समाज नव युवक हेल्प टीम का विद्यालय के प्रधानाचार्य सीताराम शर्मा ने माला पहनाकर सम्मान किया। बजोड़ा सरपंच सीमा मीणा में सर्व समाज नव युवक हेल्प टीम का आभार जताया है और कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों में सरकारी विद्यालय में गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं सरपंच सीमा मीणा, ग्राम पंचायत बजेड़ा, पंचायत समिति राजगढ़, आज 9 दिसंबर 2023 को मेरे स्थानीय गांव इंदपुरा के सरकारी विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक इंदपुरा में कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को गर्म जर्सी व जूते और सॉक्स वितरण की गई। इस मौके पर हमारे बीच में रैनी प्रधान श्रीमती मीरा मांगेलाल जी उपस्थित रही, साथ में अमरचंद फौजी की भी उपस्थित। पर्यटन को बढ़ावा देने और जयगढ़ फोर्ट के 40 गौरवशाली वर्ष पूरे होने की खुशी में द जयगढ़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 40 साल पहले आज ही के दिन जयगढ़ फोर्ट के पर्यटक के लिए पर्यटन विभाग के लिए खोला गया था और यह अपनी तरह का पहला और अनूठा फेस्टिवल है, जिसका आयोजन शहर के विरासत, कला और शिल्प के संरक्षण और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। फेस्टिवल का उद्घाटन जयपुर पूर्व राजघराने के महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रिंसेस गौरवी कुमारी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। इसके बाद सुबह निवास में जयपुर घराने के कथक नृत्य और बांसुरी वादन की प्रस्तुतियां हुई। जयगढ़ फेस्टिवल कवर करने हमारे को आपने प्लेटफॉर्म दिया। जयगढ़ मैं मानता हूँ कि हमारे कछाओं के इतिहास का, जयपुर के इतिहास का, धूंधार के इतिहास का एक बहुत बड़ा सिंबल है, एक बहुत बड़ा टेस्टामेंट है। और मेरे स्वर्गीय नाना श्री सवाई भवानी सिंह जी ने इस किले को 40 साल पहले पब्लिक के लिए एज ए म्यूज़ियम खोला था, और हमने इस साल ये निर्णय लिया कि हम 40 साल मनाने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल का आयोजन करें, जिसमें हमने जयपुर के कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा इंडिगो का काम चल रहा है, यहाँ पर बैंगल मेकिंग का चल रहा है, मिनिएचर आर्ट का चल रहा है, तरह तरीके के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमने तरह तरीके के एजुकेशनल टॉक्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, फूड एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो एक बहुत बड़ा सारे जयपुर के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको हमने साथ में जोड़ के एक फेस्टिवल का आयोजन किया है। आशा ये रहेगी आने वाले समय में कि इसको हम और बड़े वे में कर सकें, जिसमें हम लोग कुछ एलिमेंट जैसे कि फूड, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट वगैरह जो रह गए हैं उनको भी हम इसमें जोड़ें, और जयपुर की जो लेगेसी है इसको हम पूरी दुनिया के कोने कोने तक लोगों के साथ जोड़ें। मेरी इच्छा तो ये रहेगी कि हम इसको एक 4 या 5 दिन का फेस्टिवल रखें, जिसमें हम लोग एक दिन आर्ट एंड क्राफ्ट को डेडिकेट करें, एक दिन म्यूज़िक को डेडिकेट करें, एक दिन हम लोग
जो है फूड को डेडिकेट करें, एक दिन आर्ट को करें, और ऐसे करके 4-5 दिन का एक हम प्रोग्राम रखें। उसके साथ साथ मेरी आशा ये भी रहेगी कि हम लोग साल के 2 या 3 फेस्टिवल्स करें, जिसमें एक फूड फेस्टिवल हो, एक क्राफ्ट फेस्टिवल हो, ऐसे कर एक हिस्ट्री फेस्टिवल हो, जो हमने अभी किया भी है सिटी पैलेस में। तो इससे जो जयपुर का एक मैसेज है एज अ सिटी, एज अ कल्चरली रिच ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, मेरी मदर ने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी तो एक फीलिंग के साथ करी थी, और वो है कि लोगों की सेवा करने की इच्छा थी उनको ये इच्छा इसलिए थी क्योंकि उनके खुद के पिताजी ने लोगों की सेवा करी, इस देश की सेवा करी आर्मी में रह के, और हमारे हर एंसेस्टर ने जब से जयपुर बना था, जब से पब्लिक सर्विस की भावना लेके अपनी ज़िंदगी निकाली है। तो उस भावना को लेके मेरी मदर ने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी, और उसी भावना के साथ वो आगे भी बढ़ेंगी। हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत गर्व होता है एज अ सन कि उन्होंने अब लोगों ने उनको अपना प्यार दिया है। विद्याधर नगर से इतनी भारी बहुमत से उन्होंने विजय प्राप्त करी है, और बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, और वही ये आज तक करती आ रही हैं और यही करती रहेंगी आने वाले समय में। बीआरएस नेता केपी विवेकानंद ने धबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार जीत दर्ज की है, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद की शपथ लेकर पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर का आभार जताया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता और बीआरएस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। जनपद अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान मैरिज होम के पीछे खेतों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, साथ ही क्राइम फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार हत्यारों ने फौजी के बेटे को गोली मारकर उसकी लाश मैरिज हॉल के पीछे फेंक दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। अधिकारी खैर अवगत कराना है कि आज दिनांक 9/12/2023 को थाना क्षेत्र गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव नयाबास गांव के किनारे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। मृतक के सिर पे चोटों के निशान थे। फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया गया। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रवाना कर दिया गया। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। अयोध्या में न्यायालय के आदेश पर पटरंगा थाने के मालखाने में रखी लगभग 25 लाख की अवैध शराब को नायब तहसीलदार और पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी ओम प्रकाश की मौजूदगी में नष्ट कराई गई है। बता चले, पटरंगा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग रानीमऊ चौराहे पर चेकिंग के दौरान 188 पेटी 8,322 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिस पर आबकारी विभाग ने मुकदमा दर्ज कराकर अवैध शराब को सीज करा दिया था और न्यायालय ने शराब को नष्ट करने के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वही होता दिख रहा है। पीएम के 10 साल के कार्यकाल में काले धन को बाहर लाने के लिए ईडी ने पूरे देश में इतनी छापेमारी कर डाली है, करोड़ों के नोटों का पहाड़ खड़ा हो जाए। हालांकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता आ रहा है कि सत्ता के लिए बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ओडिशा और झारखंड में इन दिनों चुनावी माहौल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें करोड़ों की हेराफेरी के साथ हजारों करोड़ रुपए बरामद किए गए। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने देश में घोटाले का बनाया नया कीर्तिमान। मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि पैसों की दुकान। नहीं खत्म हो रहा कांग्रेस सांसद धीरज साहू का गुप्त खजाना। पैसे गिनते गिनते थक गई मशीनें। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों गारंटी की बात कर रहे हैं और उनकी प्रमुख गारंटी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, काले धन को बाहर लाना है। इसी कड़ी में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा और झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी कर कांग्रेस के एक नेता के यहां से 300 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया है। इनकम टैक्स विभाग ने लगातार 3 दिन तक छापेमारी करी। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है।
वहीं आयकर की टीम ने ओडिशा के बलांगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर पर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। ये रकम 100 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। वहीं इससे पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलांगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में रखी 200 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की थी। यानी अब तक कुल 300 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जा चुके हैं और अभी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। टैक्स चोरी के मामले में धीरज के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई शुरू की गई थी। आयकर विभाग को अब तक ओडिशा के टीटलागढ़, बलांगीर और संबलपुर स्थित ठिकानों से 300 करोड़ कैश मिल चुका है। नोट गिनने के लिए 40 बड़ी और छोटी मशीनें लगाई गई हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। अब आपको बताते हैं कि धीरज साहू के किन किन ठिकानों पर छापेमारी की गई। ओडिशा में बोर्ड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में छापेमारी, बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर छापेमारी, बोर्ड डिस्टिलरीज के भुवनेश्वर स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस पर छापेमारी, बलांगीर के सुदापाड़ा और टीटलागढ़ के 2 शराब व्यापारियों के घर छापेमारी। तो चलिए आपको बताते हैं कि धीरज साहू आखिरकार कौन है। 23 नवंबर 1955 को रांची में धीरज साहू का जन्म हुआ। धीरज साहू 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। धीरज की एक वेबसाइट भी है जिसमें वे खुद को एक कारोबारी भी बताते हैं। आजादी के वक्त से ही धीरज साहू का परिवार कांग्रेस से जुड़ा है। धीरज 1977 में लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। 2018 में दायर हल्फनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 34.83 करोड़ बताई थी। साथ ही उन्होंने 2.4 करोड़ चल संपत्ति की जानकारी भी दी थी। और आपको बता दें कि अभी भी एजेंसियां धीरज साहू के ठिकानों पर मिले पैसों की गिनती कर रही है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ नतीजे भी घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर राज्य में कमल का फूल खिलाया और कांग्रेस को शिकस्त दी। चुनाव की सुगबुगाहट के बाद से ही विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में दरारें आने लगी थी। कभी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो कभी सीएम नीतीश की नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर विपक्षी दल एक साथ नजर आए। देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त होगा। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very good. Let us discuss it today, and if the outcome today, what we discussed, after that the outcome may be the good for the people of this country. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार के साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इन चुनाव में इंडिया के सहयोगी दलों को साथ लिए बगैर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद अब इंडिया गठबंधन के उसके कई सहयोगी दलों ने पार्टी पर बाकी दलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। अपने सहयोगियों की नाराजगी और उनकी जरूरत को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक भी बुलाई थी, लेकिन गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने अलग अलग वजहों से इस बैठक में आने से मना कर दिया था। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। ममता बनर्जी ने काफी तल्ख जुबान में मीटिंग में शामिल होने से मना किया था। फिलहाल इस मीटिंग को दिसंबर महीने में ही आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया है। हालांकि 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के ज्यादातर सहयोगी दलों के संसदीय दल के नेता इकट्ठा हुए थे। इसमें संसद में इंडिया के घटक दलों की रणनीति और आगे की राजनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे।
नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने 5 दिनों से बुखार और सर्दी खांसी की वजह से खुद को सबसे अलग रखा था। हमने बार बार कहा है कि अब समय नहीं है, आपस में बैठकर जल्दी से सब कुछ तय कर लीजिए। नीतीश कुमार का इशारा साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर था। नीतीश कुमार ने सीटों की साझेदारी जल्द करने की मांग की है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने इस मामले में कांग्रेस पर गठबंधन को लेकर उदार रवैया अपनाने को कहा था। कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है, वो अलग चीज़ है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहां तक दावा किया है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। अखिलेश यादव का कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है या बीजेपी के लिए चिंता का सवाल है। देश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। मध्य प्रदेश में दूसरी तरह का गठबंधन होता तो नतीजे अलग होते। लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूँ कि जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रही, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी दल एक साथ आए। हालांकि कांग्रेस ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जगह खुद बीजेपी को चुनौती देने का फैसला किया था। उसका कहना था लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग है। इस वजह से जिस बिहार में विपक्ष की गठबंधन इंडिया की नींव रखी गई थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए करीब 1 साल से कोशिश कर रहे थे, वहां भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं में जमकर बयानबाजी हुई है। चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने इसे इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि कांग्रेस की हार बताया। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन को लेकर कांग्रेस को बाकी दलों के साथ और बेहतर सहयोग और उचित जगह देने की सलाह भी दी। इसमें जेडीयू सांसद ललन सिंह और आरजेडी के मनोज झा जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सभी पार्टी की नजर है, जिसकी तैयारी में पार्टियां अभी से जुट गई है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि विधानसभा चुनाव के मुताबिक ही लोकसभा चुनाव के परिणाम होंगे। बहरहाल देखना है कि इंडिया गठबंधन में पड़ी हल्की दरारें कब भरती है और क्या इंडिया गठबंधन अपना जादू दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। उधर राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कयास तो लगाए जा रहे हैं कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली हैं और इसके बाद से ही सबकी दिलचस्पी इसी में है कि आखिरकार वसुंधरा ने मीटिंग में कहा क्या। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
वसुंधरा सब पर भारी। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार। जल्द पता चलेगा किसका होगा ताज। लगातार बैठकों का दौर जारी। फिलहाल वसुंधरा राजे ने ये साबित कर दिखाया है कि वो सब पर भारी है। देश के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक शख्सियत आई हो जिसने अकेले अपने दम पर न केवल अपने विरोधी प्रदेश भाजपाइयों से लोहा लिया हो, बल्कि केंद्र की सबसे बड़ी ताकत को भी नाको चुने चबा दिए हो। महारानी जैसी बुलंद हौसले की महिला नेता न पहले कभी थी और न आगे कभी होगी। ये जानना भी जरूरी है कि प्रदेश में बालकनाथ, ओम माथुर, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, दिया कुमारी और भी न जाने कौन कौन लंबे समय से राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे की पारी को विराम देने में लगे हुए थे, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। इनके अलावा केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ये सभी के सभी पिछले 4 साल से वसुंधरा को निशाने पर रखे हुए हैं, लेकिन अब तक राज्य का रजवाड़ी अंदाज बरकरार है। इन सभी ने जितने भी हमले किए, साजिशें रची, सब की सब धराशाही हुई हैं। अब पेश सीएम की कुर्सी को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि आमने सामने है वसुंधरा और सीपी जोशी। सीपी जोशी ये मान बैठे हैं कि उन्होंने पीएम को भगवान राम की उपाधि से सुशोभित किया है, तो सीएम पद पर पहला और आखिरी हक उनका ही है। मोदी जी ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन पीएम मोदी की राजनीति का अंदाज यही है कि वे इन तमाम चीजों को भली भांति समझते हैं। ऐसे में सीपी सिर्फ तारीफ की बदौलत सीएम बन जाए, ऐसा मुश्किल लगता है। ऐसे में साफ तौर पर ये बात सच होती दिखाई देती है कि वसुंधरा सब पर भारी है। वसुंधरा एक शख्सियत है, एक कुशल लीडर है, हाईली एजुकेटेड है, एक पर्सनालिटी है। कुल मिलाकर एक सीएम में जो काबिलियतें होनी चाहिए वे सब वसुंधरा में है, जबकि सीएम बनने के लिए कई ऐसे चेहरे उतावले हो रहे हैं जो बतौर पर्सनालिटी सीएम पद के कतई योग्य नहीं है। अब देखना होगा कि कौन बनेगा राजस्थान की गद्दी का राजा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।